नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, उससे संबंधित मॉडल पेपर नंबर सेकेंड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पेपर में आपके सामने 75 क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाएंगे और उन सभी क्वेश्चनों का विस्तृत रूप से हल आपको इसके अंदर बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओशियनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये एक शहर है जो तैरता हुआ, मतलब ये पानी के अंदर ये बसाया गया शहर है। तो ये बाल्टिक सागर में या फिर लुजोन जलडमरू मध्य में या फिर दक्षिण कोरिया में या फिर मैसूर में। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दक्षिण कोरिया के बुसान शहर के तट पर ये शहर स्थापित किया जा रहा है। बाल्टिक सागर जो है इसमें रूसी एन्क्लेव कलिनिनग्राद जो है वो इसके अंदर स्थापित किया जा रहा है। ये यूएसएसआर क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और लुजोन जलडमरू मध्य जो है ये बासी चैनल में स्थित है और ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। ये सभी करंट जीके से संबंधित ऑप्शन यहाँ चार हैं। मैसूर से संबंधित क्या है, यहाँ 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। कंबोडिया जो है ये मीठे पानी की मछली है जो अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। ये कंबोडिया में मिली है मीठे पानी की मछली। यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जो है ये कौन देता है, ये सूचना व संचार मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। केरल, हरियाणा, कर्नाटक, गोवा। तो ये कौन से राज्य में नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम जीएसटी का उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है गोवा में। और ये जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। केरल में किसका उद्घाटन हुआ है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में केरल जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। और हरियाणा जो है यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है और हरियाणा जो है ये इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। कर्नाटक जो है यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभी हाल ही में भारत व किस देश के बीच संप्रति सैन्य अभ्यास होगा या हो चुका है। तो संप्रति जो सैन्य अभ्यास है ये भारत अमेरिका या फिर भारत बांग्लादेश या फिर भारत मंगोलिया या फिर भारत चीन। तो जो संप्रति सैन्य अभियान है ये भारत और ऑप्शन बी जो है बांग्लादेश, इन दोनों के मध्य किया जाएगा। अमेरिका जो है यहाँ पर HIV, TB, कोविड-19 के इलाज के लिए बेहतर जैव चिकित्सा उपकरण व प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। मंगोलिया जो है यह है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी मंगोलिया में की जाएगी। और चीन जो है ये चंद्रमा का विस्तृत भूगर्भीय नक्शा तैयार चीन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभांकर क्या है। थम्बी, अग्निफोर, बैखो, रिपब्लिक एथिक्स। तो ऑप्शन ए है थम्बी। ये इस 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर है। थम्बी का अर्थ होता है छोटा भाई। और जो अग्नि-4 है ये क्या है, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैखो जो है ये असम का वसंत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। रिपब्लिक एथिक्स क्या है, ये लोकतंत्र के स्वर नाम से रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषण जो हैं ये लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स इन दो पुस्तकों में संकलित
किए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा, लाइफ, हर घर दस्तक अभियान 2.0। तो ऑप्शन बी जो है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम है। तंबाकू दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। केवल एक पृथ्वी जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम थी 2022 की। पृथ्वी दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। लाइफ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट शुरू किया गया था लाइफ नाम से। हर घर दस्तक अभियान 2.0 ये क्या है? ये पूर्व कोविड-19 टीकाकरण अभियान है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? जो अभी हाल ही में शुरू किया गया था। जनसमर्थ, आंचल, श्रेष्ठ, पीएम श्री। तो ये पोर्टल है जनसमर्थ। ये प्रधानमंत्री द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। आंचल क्या है? आंचल जो है ये करौली जिले में गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने से संबंधित एक योजना है। श्रेष्ठ जो है ये क्या है? ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने की एक योजना है। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ये श्रेष्ठा की फुल फॉर्म है। और जो पीएम श्री है ये क्या है? ये धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मॉडल स्कूलों का नाम पीएम श्री नाम दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव जो है इसका प्रथम चरण 2021 में और द्वितीय चरण 26 फरवरी से 6 मार्च 2022 तक एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया था। जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री बाल पीएम बीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना। तो ये जन औषधि जो है पीएम प्रधानमंत्री बी बाल जे जन औषधि। तो ये जो कार्यक्रम है प्रोग्राम जो है ये बच्चों को शिक्षित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो चर्चा में रहा है ये कहाँ स्थित है? कौन से देश में ये स्थित है? यूएई, चीन, विशाखापत्तनम, यूक्रेन। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये बेलारूस, मोल्डोवा, रोमानिया, रूस, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया यहाँ पर ये परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं। मगर ये जापोरिजिया जो है ये यूक्रेन में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूएई जो है यहाँ पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल की गई हैं। चीन जो है यहाँ पृथ्वी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर येलन खोजा गया है। विशाखापत्तनम जो है ये भारतीय नौसेना ने यहाँ पर ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेत समाधि उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था। तो रेत समाधि उपन्यास के लेखक यहाँ पूछा है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक थे गीतांजलि श्री, नटराजन सुंदरी, एम करुणानिधि, रंजना देसाई। तो रेत समाधि उपन्यास किसका है? ये है गीतांजलि श्री का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नटराजन सुंदरी जो है ये नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के एमडी व सीईओ
हैं। और एम करुणानिधि जो हैं ये तमिलनाडु के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा अनावरण किया गया है। और जो रंजना देसाई हैं ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रही हैं जिन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता मसौदा तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में जिनेवा में कौन से संस्करण का आयोजन किया है? 250वें का या फिर 75वें, 100वें या 14वें का? तो ये ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में जिनेवा में 75वें संस्करण का आयोजन किया है। 250 क्या है? ये ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय उनकी जयंती जो इस बार मनाई गई है वो 250वीं जयंती मनाई गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान में शुरू की गई है इसमें हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन सी से संबंधित है। ऑप्शन डी 14 क्या है? ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या के ये 14 अंक होते हैं। करंट जीके का अंतिम क्वेश्चन है, क्वाड लीडर्स समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश बना है? सोमालिया, चीन, अमेरिका, जापान? तो ये जापान जो है ये क्वाड लीडर्स समिट 2022 का मेजबान देश बना है। सोमालिया जो है यहाँ हसन शेख मोहम्मद जो है वो तीसरी बार इसके राष्ट्रपति बने हैं। 2012 में बने थे, 2017 में बने हैं और अभी हाल ही में 2022 में बने हैं। चीन जो है ये क्या है? ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई है। अमेरिका क्या है? ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्रियों की अध्यक्षता अमेरिका में की गई थी। सिंगापुर जो है ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर बना है। 83.57% इसने भारत में निवेश किया है। दावोस जो स्विट्जरलैंड में है यहाँ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्थल माना जाता है। बांग्लादेश जो है ये भारतीय नौसेना के साथ कोऑर्डिनेट पेट्रोल अभ्यास जो बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर हुआ है ये भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले व एम.जी. रानाडे के द्वारा, बहराम जी मालाबारी के द्वारा? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद के द्वारा 1894 ईस्वी में। और केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने व गोविंद एम.जी. रानाडे ने 1905 में द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। बहराम जी मालाबारी ने सेवा सदन की स्थापना की थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1828 में, 1865 में, 1875 में, 1883 में? तो ये 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में ये उदयपुर में की गई थी। 1828 क्या है? ये राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना इस समय की गई थी। 1865 क्या है? दयानंद सरस्वती द्वारा करौली के मदनपाल सिंह ने के बुलावे पर वे करौली आए थे। 1875 क्या है? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। फिर नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव माने जाते हैं जिनको सांबर झील का निर्माता माना जाता है और इनकी राजधानी थी छतरपुर। जैन विद्वानों के सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? अजय राज ने। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। आना सागर झील जिसके निर्माणकर्ता अर्णोराज थे उन्होंने
इस अन्नासागर झील पर जहांगीर ने सुभाष बाग व शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला सरस्वती सदन की दीवारों पर हरि के लिए नाटक लिखवाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे विश्वरूप, जनार्दन, वागीश्वर, जयनक, जो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय। तो ये तारागढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण अजयराज के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और जो अर्णोराज हैं इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था। और पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इनके समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, भोज प्रथम। तो इसमें राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक हैं हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी मंडोर को। और नागभट्ट प्रथम जो हैं ये राजस्थान के वास्तविक गुर्जर प्रतिहार संस्थापक माने जाते हैं। और भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। इनकी राजधानी पहले मेड़ता रही, फिर उन्होंने भीनमाल को राजधानी बनाया था। वत्सराज जो हैं इनको भारत के वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था यह भी वत्सराज के काल में ही हुआ था। इसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट इन तीनों वंशों के बीच ये संघर्ष हुआ था। भोज प्रथम जो है इनको अरबों का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। सभी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध करने वाले कौन है? जेम्स टोड, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, गोपीनाथ शर्मा। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। और बदायूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है मुंतखब उल तवारीख। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। और इनकी पुस्तक का नाम है दी एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। अब्दुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और इनकी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। गोपीनाथ शर्मा जो है इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक माना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजय सिंह पथिक के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक जो है वो 1916 ईस्वी में इस बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ते हैं। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 को शुरू होता है और 1941 तक चलता है। तो इसमें 1916 को पथिक जुड़ते हैं, मगर इनके अलग होने के बाद ये 1925 में इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। उसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के द्वारा। या ऑप्शन बी में है जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी। ऑप्शन सी में है रामनारायण चौधरी, भूप सिंह, जो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन डी है नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव जो है इन्होंने आरंभ में शुरुआत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ऑप्शन सी वाले रामनारायण चौधरी, भूप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा जो हैं ये बेंगो आंदोलन से संबंधित थे। बेंगो आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। बेंगो आंदोलन 1925 से
1921 से 1925 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन डी वाले नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर जो है इन्होंने बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो 1921 से 1944 तक चला था। 17 नंबर क्वेश्चन है, इक्की आंदोलन या फिर भौमट भील आंदोलन ये कब आयोजित किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। तो यह आंदोलन आयोजित हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाख पूर्णिमा को 1921 ईस्वी में मात्र कुंडिया ग्राम जो चित्तौड़गढ़ जिले में है वहाँ मोतीलाल तेजावत द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आश्विन पूर्णिमा को क्या हुआ था, गोविंदगिरी द्वारा मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है वहाँ पर 1903 को आदिवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को क्या होता है, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम जो है वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई थी और उसमें 1500 आदिवासी मारे गए थे, शहीद हो गए थे। फाल्गुन पूर्णिमा क्या है, इस दिन होलिका दहन उत्सव मनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दिवालिया होते बैंक की संज्ञा किसे दी है? कैबिनेट मिशन, पूना समझौता, असहयोग आंदोलन, क्रिप्स मिशन। तो जो क्रिप्स मिशन है इसको गांधी जी ने दिवालिया होते बैंक की संज्ञा दी है। ये मिशन 1942 ईस्वी में आया था और ये एक सदस्यीय मिशन था और इसमें भारत संघ निर्माण की मांग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन जो है ये मार्च 1946 में आया था और इसमें पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे और इसके साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर आए थे। तो ये 3 सदस्यीय आयोग था कैबिनेट मिशन। पूना समझौता जो है ये 26 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य हुआ था और इसी समझौते के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की घोषणा की गई थी और चोरा चोरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन शिव मंदिर कौन सा है? तो ये सभी जो मंदिर हैं ये गुप्तकालीन है, मगर इनमें से जो शिव मंदिर है वो आपको बताना है। जबलपुर का तिगवा मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सतना का भूमरा मंदिर, पन्ना का नाचना कुठार मंदिर। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सतना का भूमरा मंदिर, यही मंदिर केवल शिव मंदिर है। बाकी ऑप्शन ए वाला जो है जबलपुर का तिगवा मंदिर ये विष्णु को समर्पित है, ये मध्य प्रदेश में है और सतना का भूमरा मंदिर जो है शिव मंदिर वो भी मध्य प्रदेश में निर्मित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये विष्णु को समर्पित है और ये झांसी उत्तर प्रदेश में निर्मित है। ऑप्शन डी वाला पन्ना का नाचना कुठार मंदिर जो है ये पार्वती को समर्पित है और ये मध्य प्रदेश में निर्मित है। एरन का जो विष्णु मंदिर है ये सागर मध्य प्रदेश में निर्मित है, ये भी एक गुप्तकालीन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की वह प्रथम रियासत कौन सी है जिसने वेलेजली से सहायक संधि की थी? हैदराबाद, भरतपुर, करौली, सतारा। तो इनमें से वो रियासत है हैदराबाद जिसने लॉर्ड वेलेजली से सबसे पहले सहायक संधि की थी। ये की थी 1798 ईस्वी में। मैसूर, तंजौर जो है इन्होंने भी इनके बाद में संधियाँ की थी। हैदराबाद के बाद में मैसूर ने और उसके बाद तंजौर ने ये संधि की थी। भरतपुर जो है इन्होंने 1803 ईस्वी में ये संधि की थी। इसके अलावा 1803 में ही अलवर व जयपुर ने भी ये वेलेजली से सहायक संधि की थी। करौली जो है ये 1817 ईस्वी में उस समय यहाँ के शासक थे हरबख्श पाल सिंह, उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग की जो अधीनस्थ पार्थक्य नीति है उससे सहायक संधि करौली के शासक द्वारा ये 1817 में की गई थी। और जो राजस्थान की अंतिम रियासत थी सिरोही, उन्होंने 1823 में अधीनस्थ पार्थक्य संधि की थी
और उस समय सिरोही के शासक थे शिवपाल सिंह। और जो सतारा है, इन्होंने 1848 ईस्वी में डलहौजी की गोद निषेध नीति की संधि सतारा के द्वारा की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के समकालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो जहांगीर का जो शासनकाल है उसे स्वर्ण युग माना जाता है चित्रकाल के रूप में। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का शासनकाल कहलाता है। तो जहांगीर के समकालीन चित्रकार थे बेहजाद व मीर सैयद अली, अब्दुल समद व फारूक बेग, मोहम्मद हुसैन या फिर अनूप चतुर, नादिर समरकंदी, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर व मोहम्मद नादिर। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समकालीन प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर व मोहम्मद नादिर। अब्दुल हसन को इन्होंने नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी और उस्ताद मंसूर जो हैं इन्होंने पक्षियों के चित्र उकेरे थे। मोहम्मद नादिर जो है इनको इन्होंने ईरान भेजा था। और बेहजाद जो है इन्हें पूर्व कराफेल कहा जाता है और ये बाबर के समकालीन चित्रकार हैं। मीर सैयद अली जो है ये हुमायूं के चित्रकार माने जाते हैं और ईरान से इनको हुमायूं भारत लाए थे। और ऑप्शन बी वाले जो हैं अब्दुल समद, इनको अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी। और फारूक बेग जो हैं इन्होंने बीजापुर सुल्तान के चित्र जो आदमकद चित्र था उसका निर्माण किया था, वो चित्र बनाया था। मोहम्मद हुसैन जो हैं इनको अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो ऑप्शन बी वाले जो चित्रकार हैं ये अकबर के समकालीन हैं। अनूप चतुर व नादिर समरकंदी जो हैं ये शाहजहां के समकालीन प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में 6 सैनिक छावनियाँ जो थी वो राजस्थान में स्थित थी। तो उन 6 सैनिक छावनियों में कौन सी सैनिक छावनी ने भाग नहीं लिया था? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, आवा, कोटा। तो आवा और कोटा जो है ये कोई सैनिक छावनी नहीं थी, ये सिर्फ 6 ही सैनिक छावनियाँ थी। इसमें क्रांति में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनी जो थी वो थी खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा जो है ये उदयपुर में है और ब्यावर जो है ये अजमेर में है। नसीराबाद में 28 मई 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है। और नीमच जो है ये मध्य प्रदेश में आता है। और जो एरनपुरा छावनी है इसमें चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा दिया गया था और ये पाली में स्थित है। देवली जो छावनी है ये टोंक में स्थित है। और जो आहुआ है ये प्रमुख केंद्र, आहुआ और कोटा जो है वो क्रांति के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। आहुआ में मेक मोशन का सिर काटकर जो अंग्रेज अधिकारी था मेक मोशन उसका सिर काटा गया और कोटा में मेजर बटन का सिर काटकर किले पर लटकाया गया। राजपूताना सामंत जो बिशन सिंह है वह मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये राजपूताना से संबंधित 1857 की क्रांति के समय प्रमुख शासक थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपना गांव अपना काम योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1991, 1734, 1931, 1761। तो अपना गांव अपना काम योजना 1991 से शुरू हुई थी, 1 जनवरी 1991 से। 1734 में क्या हुआ था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1931 को क्या हुआ था? राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किया गया था। 1761 को क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों व अहमद शाह दुर्रानी के बीच। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? फौलरी, बिरजस, चुम्पा, मेमंद। तो पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहनने जाने वाला जो वस्त्र है वो है बिरजस। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फौलरी जो है ये स्त्रियों द्वारा पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। चौपा या चौप जो है ये दांत का आभूषण है। और मेमंद जो है ये स्त्रियों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, वह लोक देवी कौन सी हैं जिसके मंदिर को दरगाह कहा जाता है? अन्नपूर्णा माता, सुगाली माता, आई माता, सचियाय माता। तो वो लोक देवी हैं आई माता, जिनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अन्नपूर्णा माता जो है ये कछुआओं की आराध्य देवी मानी जाती हैं। सुगाली माता जो है ये अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी मानी जाती हैं। और जो सचिया माता है ये ओस वालों की कुल देवी मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को शुरू किया गया था। तो ये प्रणाली कब शुरू की गई थी? कौन सी? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, या केशवानंद भारतीवाद 1973 को, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, या भारत सरकार अधिनियम 1909 को। तो ये जो शुरू की गई थी ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का जो शुरुआती चरण है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 माना जाता है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित हुआ था। फिर अन्य फैक्ट हैं, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये 1935 के द्वारा किया गया था। फिर अगला है, भारत में पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब की गई थी? ये भारत चीन जो संधि हुई थी 1954 को, उस समय पंचशील सिद्धांतों की घोषणा हुई थी। राजस्व न्यायालय का मुख्यालय जो अजमेर में है, और स्थानीय स्वशासन जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जॉर्ज हिलेरी बालो, कुशाल सिंह, के राधाकृष्णन, विपिन बिहारी लाल माथुर। तो के राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के प्रथम मुख्य सचिव माने जाते थे। 13 अप्रैल 1949 को ये प्रथम सचिव बने थे। और जॉर्ज हिलेरी बालो जो हैं ये देश के प्रथम मुख्य सचिव थे लॉर्ड वेलेजली के समय 1799 को। और कुशाल सिंह जो हैं ये भारत के प्रथम महिला मुख्य सचिव रही हैं 2009 में। और विपिन बिहारी लाल माथुर जो हैं ये भी प्रमुख मुख्य सचिव रहे हैं, और इन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। सबसे अधिक कार्यकाल जिस मुख्य सचिव का रहा है वो है भगवंत सिंह मेहता। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन माने जाते थे? भारतीय जनसंघ जो है ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के रूप में अब जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, M.K. रामचंद्रन, मानवेंद्र नाथ राय। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी माने जाते हैं। इन्होंने 1951 में इसकी स्थापना की थी, और फिर 6 अप्रैल 1980 को भाजपा के रूप में ये निर्मित हुआ था। और कमल का फूल जो है वो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। ये कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, और इनका जो चिन्ह है वो है हाथ। M.K. रामचंद्रन जो हैं इन्होंने 1972 में AIADMK दल का निर्माण किया था। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं, और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है 2 पत्ती। मानवेंद्र नाथ राय जो है इन्होंने 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, और इनका जो चिन्ह है वो है हंसिया व गेहूं की बाली। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है? 12, 5, 2, 0। तो ये पहले जो आंग्ल भारतीय थे उन 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, जो 101वें संविधान संशोधन द्वारा इनको बंद कर दिया गया। अब
एक भी अंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और ये 6 क्षेत्रों से आते हैं। कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल और समाज सेवा से संबंधित ये होते हैं। 5 जो है ये कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में जो शुरू हुई थी उसमें ये 5 न्यायाधीश इस व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। कॉलेजियम को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया 121वें संविधान संशोधन के तहत और ये 6 सदस्यीय आयोग था। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान की किस बैठक में रखे थे? प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक या फिर अंतिम बैठक? तो ये रखे गए थे तृतीय बैठक में। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे सिन्हा को और इसकी जो द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें इसके अध्यक्ष थे, स्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। और जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के 389 निर्वाचित सदस्यों में से 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से एक मुस्लिम महिला जो थी वो थी बेगम एजाज रसूल। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के अनवीकृत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? अनवीकृत मतलब जिनको दोबारा काम में नहीं लाया जा सकता। सौर व पवन ऊर्जा, बायोमास व बायोगैस ऊर्जा, ताप व अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो ये अनवीकृत हैं, ताप और अणु ऊर्जा। इनको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। बाकी सभी जो ऊर्जाएं हैं ये दोबारा उत्पन्न की जा सकती हैं। ए और बी जो है सौर व पवन ऊर्जा, बायोमास व बायोगैस, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं और ताप व अणु ऊर्जा और जल ऊर्जा ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1957 को हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा जो है ये 21 जनवरी 1985 को स्थापित हुई थी। ये गैर परंपरागत स्रोतों को समन्वित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। रिको की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी और RFC जो वित्त से संबंधित जो संस्था है इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई थी। राशिको की स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी जो लघु उद्योगों को सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दशक कौन सा रहा है? 1931, 1921, 1881 या फिर 1971? तो 1971 जो है इस दशक में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 24.80%। और 1931 में प्रथम जाति आधारित जनगणना की गई थी और 1921 जो है ये महान विभाजक वर्ष कहलाता है और इसमें जो वृद्धि रही थी वो रही थी -0.31%। तो इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। 1881 में नियमानुसार लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना शुरू की गई थी और 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में शुरू की गई थी। राजस्थान में जो सर्वाधिक वृद्धि दर जिस दशक में हुई थी वो था 1981 का दशक। इस समय 32.17% राजस्थान की वृद्धि दर रही थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान की सर्वाधिक विकास दर वाली योजना कौन सी मानी जाती है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास दर रही थी और वो राजस्थान के संदर्भ में आपको बताना है। तीसरी, 5वीं, 7वीं, 11वीं? तो ये जो इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी। ये 1985 से 1990 तक रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसमें 8.3% जो है
ये इसकी विकास दर रही थी जो राजस्थान में सर्वाधिक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य था रोजगार। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी और इसमें कृषि से संबंधित उद्देश्य रखे गए थे, और ये न्यूनतम और भारत के जो है ये सबसे न्यूनतम रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये रही थी 2.6%, और राजस्थान की जो है इसमें सबसे कम रही थी, वो रही थी 1.9%। तो ये तीसरी योजना से संबंधित है। वृद्धि दर है ये भारत की सबसे कम 2.6% तीसरी में, और राजस्थान की 1.9% तीसरी में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में का समय है 1974 से 78 तक। ये अधूरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है क्योंकि इसका जो समय है वो 4 वर्षीय रहा था। अन्य सभी पंचवर्षीय योजनाओं का समय 5 वर्ष था और इसका 4 था, और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था निर्धनता उन्मूलन व संतुलित विकास। और 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका समय 2007 से 2012 था, और ये रंगराजन मॉडल पर आधारित थी, और इसका उद्देश्य था समग्र व ग्रामीण विकास। और भारत में सर्वाधिक विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही थी 7.9%। योजना अंतराल जो रहा है वो रहा है 1966 से 69, 1978 से 80 जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, और 1990 से 92 एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, चेक गणराज्य की सहायता से स्थापित राजस्थान का कौन सा केंद्रीय उपक्रम संचालित हो रहा है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड जयपुर। तो चेक गणराज्य की सहायता से हिंदुस्तान HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर जो है ये संचालित हो रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। HMT की स्थापना 1964 में हुई थी, और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसकी स्थापना 1966 को उदयपुर में हुई थी, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू जिले में 1967 को, और 1967 को ये हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड जयपुर की स्थापना हुई थी। राजस्थान इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो उपक्रम है वो कनकपुरा जयपुर में स्थित है, जो 1982 से संचालित किया जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक साइड में फसलें दे रखी हैं, दूसरी साइड में उसकी किस्में दे रखी हैं, इसमें कौन सी असुमेलित है वो आपको बताना है। पहला है गेहूँ। गेहूँ की कौन कौन सी किस्में हैं? सोनालिका, मैक्सिकन 1482। तो क्या ये सही है? फिर चावल की किस्में दे रखी हैं, माई सुगंधा, माई सविता, दुर्गामणी। फिर चना की किस्में दे रखी हैं, आभा, अर्पिता, किरण, गौरी। मक्का की किस्में दे रखी हैं, माही कंचन, माही धवल, नवजोत। तो इसमें असुमेलित जो है वो है माही सविता। ऑप्शन बी असुमेलित है। माही सविता जो है ये मक्का की प्रमुख किस्म है, बाकी माई सुगंधा, दुर्गामणी ये चावल की किस्में हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। माही सविता जो है ये मक्का की है, और दुर्गा जो है दुर्गामणी ये भी मक्का की है। तो माही सविता और दुर्गामणी ये दोनों ही मक्का की किस्में हैं। दुर्गामणी जो है ये सरसों की है, न कि मक्का की। ये तो मक्का की है, और दुर्गामणी जो है ये सरसों की प्रमुख किस्म है। और गेहूं जो है ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती है, और राजस्थान का उत्पादन में 5वां स्थान है। और जो चना है ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, और राजस्थान का चने उत्पादन में 3रा स्थान है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, और राजस्थान का मक्का उत्पादन में 3रा स्थान है। बाजरा जो है इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है, समसा जिसका पूर्ण नाम है समग्र शिक्षा अभियान, इसका ध्येय वाक्य क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें, बढ़े चलो, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, कोशिश करो तैयार रहो सेवा करो। तो इसका जो
ध्येय वाक्य है वो है ऑप्शन सी, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये समसा का ध्येय वाक्य है। इसकी स्थापना 2018 में होती है। पूर्व में ये पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक चलता है। और जो ऑप्शन ए वाला है सब पढ़ें सब बढ़ें, ये सर्व शिक्षा अभियान SSA का ध्येय वाक्य है जो 2001 में संचालित हुआ था। ये कक्षा 1 से 8 तक है। और बढ़े चलो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का ध्येय वाक्य है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और ये कक्षा 9 से 12 तक संचालित है। और इन दोनों का SSA और RMSA, इन दोनों को मिलाकर ही SMSA की स्थापना हुई है। ऑप्शन डी वाला जो है कोशिश करो, ये कब वह बुलबुल जो 6 से 10 वर्ष तक हैं उसका ध्येय वाक्य है। ये किससे संबंधित है? ये स्काउट गाइड से संबंधित है। कब जो है ये स्काउट को कहा जाता है लड़कों का, तो कब होता है, और बुलबुल का जो दल है ये लड़कियों का होता है। ये 6 से 10 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियां इसमें आते हैं और इनका ध्येय वाक्य है कोशिश करो और तैयार रहो। ये स्काउट में लड़के आते हैं और गाइड में लड़की आती है। इनकी आयु होती है 10 से 18 वर्ष तक। इनका ध्येय वाक्य है तैयार रहो। और रोवर्स लड़के और रेंजर्स लड़कियां, इनकी आयु 18 से 25 वर्ष होती है और इनका ध्येय वाक्य है सेवा करो। समसा की जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा मंडल के ब्लॉक स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी कौन होता है ये पूछा है। संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी या फिर PEO। तो जो ब्लॉक स्तर है वहाँ पर मुख्य शिक्षा जो अधिकारी है वो होता है जिला शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और जो ए है संयुक्त निदेशक, ये संभाग स्तर पर प्रमुख शिक्षा अधिकारी होता है। और उप निदेशक जो है ये जिला स्तर का शिक्षा अधिकारी होता है। और PEO प्रारंभिक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है ये ग्राम पंचायत स्तर का शिक्षा अधिकारी होता है। राजस्थान शिक्षा मंडल जो है वो चूरू में है और सीकर व झुंझुनू जो है वो इसमें शामिल है। चूरू वाले में ही सीकर व झुंझुनू शामिल है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा के 5 स्तरों में अध्यापक स्तर से संबंधित कौन सा? इसमें 2 स्तर तो अध्यापक से संबंधित है और 3 स्तर जो है वो छात्रों से संबंधित है। इस प्रकार ये 5 स्तर हैं। तो इसमें पत्र वाचन, निबंध लेखन, चित्रकला, आशुभाषण। तो इसमें जो पत्र वाचन है ये अध्यापक स्तर से संबंधित है, बाकी तीनों जो हैं ये छात्र स्तर से संबंधित है। अध्यापक स्तर जो है ये इसके अध्यापक के 2 स्तर होते हैं, राज्य स्तर और जिला स्तर। अध्यापक का काम है लेख और अध्यापन। और छात्र स्तर पर छात्र के 3 स्तर होते हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर। इन 3 के अलावा छात्रों से संबंधित कौन सा कार्य है वो है प्रश्नोत्तरी एकल गीत। 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? इसमें 23 सदस्य होते हैं तथा अध्यक्ष जो है वो शाला प्रधान होता है। यह समिति प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 के लिए तथा इसकी जो बैठक होती है वो प्रत्येक अमावस्या को होती है। विद्यालय विकास योजना 31 जुलाई से पहले तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना है। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन बी में ये इतना जो वाक्य है ये भी सही है। इसकी बैठक जो है वो अमावस्या को इसकी बैठक होती है, SMC की बैठक अमावस्या को होती है, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक। तो ये कथन गलत है। माध्यमिक स्तर जो है ये कक्षा 9 से 12 तक संचालित है और कक्षा 1 से 12 तक की सकल नामांकन दर बढ़ाना व माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर कम करना, ये भी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य हैं। प्राथमिक स्तर पर ये कक्षा 1 से 8 तक और माध्यमिक स्तर पर 9 से 12 तक ये कार्य करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की अधिगम समस्याओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कौन सी है?
CWSN, CALP, NPEGEL, BALA। तो इसमें NPEGEL जो है ये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था मानी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। ये कक्षा 3 से 8 तक जो लड़कियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। CWSN जो है इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, और CALP की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, जो कक्षा 6 से 8 तक संचालित होता है। बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड ऑल नीड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ जातियों के बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास होते हैं। तो कौन से छात्रावास होते हैं इन बालक बालिकाओं के लिए? माइग्रेटरी छात्रावास, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, शारदे छात्रावास या फिर प्रहर पाठशाला। तो इनके लिए होते हैं माइग्रेटरी छात्रावास। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये खानाबदोश से संबंधित हैं, और जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं ये 2004-05 से शुरू हुए थे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक। शारदे जो इसमें क्या है, इसमें 46% से कम महिला साक्षरता जहाँ पर है वहाँ ये शारदे छात्रावास खोले गए हैं लड़कियों के लिए, और इसमें 21 से अधिक लिंगानुपात नहीं होना चाहिए। तो 21 से कम से अधिक जहाँ लिंगानुपात है वहाँ पर ये शारदे छात्रावास खोले गए हैं। और जो प्रहर पाठ शारदे ये सभी क्या कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो है ये 2004-05 से संचालित है, कक्षा 6 से 8 तक। और इसकी शर्त क्या है, 46% से कम महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में ये खोले गए हैं, और महिला पुरुष का जो लिंगानुपात है वो 21 से अधिक होना चाहिए, ये इसकी प्रमुख शर्त है। शारदे छात्रावास जो है ये रमसा द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं से संबंधित छात्रावास खोले गए हैं। प्रहर पाठशाला क्या है, ये घर पर ही जाकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य इसमें शिक्षक करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE को मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उस समय किसने ये निर्णय लिया था? मनमोहन सिंह ने, अशोक गहलोत ने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये निर्णय लिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, और राजस्थान में कुछ संशोधन के बाद इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के नाम से जाना जाने लगा, और ये 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है डाइस प्रपत्र में कुल 11 कोड अंकों में विद्यालय कोड अंक कितने होते हैं? 7, 4, 3 या फिर 2? तो इसमें जो विद्यालय कोड अंक है वो 2 होते हैं। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला कोड जो है वो 4 होते हैं, जिसमें प्रथम 2 तो राज्य से संबंधित और अंतिम 2 जो हैं वो जिले से संबंधित। विद्यालय कोड जो है वो 7 होते हैं, प्रथम 2 तो ब्लॉक से संबंधित, और मध्य के जो 3 है वो गांव या वार्ड से संबंधित, और अंतिम जो है 2 वो विद्यालय से संबंधित होते हैं। डाइस की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। 44 नंबर क्वेश्चन है शाला मानचित्रण में अनौपचारिक शिक्षा केंद्र उच्च प्राथमिक स्तर, इसका चिन्ह कौन सा है? तो इसका चिन्ह है ऑप्शन बी वाला, ये राइट हो जाएगा। ए वाला जो है ये उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित चिन्ह है, और सी वाला जो है ये उच्च माध्यमिक विद्यालय से संबंधित चिन्ह है, और इसमें अगर वृत्त हटा दें, अकेला त्रिभुज रखें, तो ये माध्यमिक विद्यालय से संबंधित चिन्ह हो जाएगा। और डी वाला जो है प्लस का निशान, ये स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है। 45 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला गया था? तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा है, तो चैल पंजाब में, अजमेर राजस्थान में, बेलगांव कर्नाटक में या धौलपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट है।
ये ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1954 में स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 को ये 1954 में स्थापित किया था और 1962 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। और जो चेल पंजाब वाला ये सबसे पहले स्थापित मिलिट्री स्कूल था जो 1925 में स्थापित था। अजमेर राजस्थान वाला 1930 को स्थापित हुआ। बेलगांव कर्नाटक वाला 1945 को स्थापित हुआ। और जो एक और मिलिट्री स्कूल है वो बंगलोर कर्नाटक में, वो 1946 को स्थापित हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, ई मित्र द्वारा शुरू की गई एकल खिड़की योजना अप्रैल 2011 को ये शुरू हुई थी, इसको क्या कहा जाता है? जनमित्र, लोकमित्र, सुगम, ई प्रशासन। तो इसको सुगम कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनमित्र जो है ये ई मित्र के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजना है। लोकमित्र जो है ये ई मित्र को शहरी क्षेत्र में लोकमित्र के नाम से जाना जाता है। और ई प्रशासन जो है ये अगस्त 2002 में द्वारा भारत सरकार की योजना क्या है, इसमें इसकी जो योजनाएं हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचाने का कार्य ई प्रशासन करता है। ये राजस्थान दर्पण पोर्टल के नाम से जाना जाता है। ई मित्र की शुरुआत मार्च 2002 में जयपुर से होती है। ये सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल का आदर्श वाक्य कौन सा है? विद्या अमृत सनु ते, बुद्धिमत्ता पराक्रम व देशभक्ति, शीलम परम भूषणम, सिद्धिर भवती कर्मजा। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विद्या अमृतम सनुते जो है ये एनसीईआरटी का आदर्श वाक्य है। और शीलम परम भूषणम जो है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य है। 2007 से ये आदर्श वाक्य बना था। 2007 से पहले जो इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य था वो था खेल खेलो। सिद्धिर भौतिक कर्मजा जो है ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आदर्श वाक्य है। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित किस पत्रिका में होते हैं? तो ये राजस्थान की शिक्षा विभाग से संबंधित ये पत्रिका है। शिविरा जो एक मासिक पत्रिका है, नया शिक्षक एक त्रैमासिक पत्रिका है, बोर्ड जनरल भी त्रैमासिक पत्रिका है, दुर्गी, गार्गी, दिशा, प्राइम ये मार्गदर्शिका है। तो ये आदेश कहाँ पर प्रकाशित होते थे? ये होते थे शिविरा पत्रिका में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये 1960 से प्रकाशित हो रही है। नया शिक्षक त्रैमासिक पत्रिका माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित है। बोर्ड जनरल त्रैमासिक पत्रिका में शैक्षिक लेख छपते हैं। और ऑप्शन डी वाली जो मार्गदर्शिकाएं हैं ये कैरियर परामर्श से संबंधित मार्गदर्शिकाएं हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के द्वारा शैक्षिक प्रबंधन के विशिष्ट कार्य POCCC में सी का अर्थ कौन सा नहीं है? CCC के जो हैं वो 3 अर्थ हैं। तो इनमें से कौन सा, जो इन चारों में से कौन सा इसका अर्थ नहीं है? पहला है समन्वय, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है निर्देशन, चौथा है संगठन। तो सी का समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन ये तीनों सी के अर्थ हैं। मगर संगठन जो है ये ओ का अर्थ है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संगठन है। योजना एक इसका चरण है। योजना मतलब पी का योजना, ओ का संगठन और 3 सी के हैं समन्वय, नियंत्रण, निर्देशन। विशिष्ट कार्यों को नियोजित करने का श्रेय लुथर गुलिक को जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा मंडल जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। तो राजस्थान में जो शिक्षा मंडल हैं वो कुल 9 हैं। तो कौन से शिक्षा मंडल में सबसे अधिक राजस्थान के जिले आते हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये चारों शिक्षा मंडल हैं। तो उदयपुर जो शिक्षा मंडल है इसमें सबसे अधिक जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो स्वयं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो ये 6 जिले उदयपुर मंडल में आते हैं। जयपुर मंडल में स्वयं जयपुर, अलवर और दौसा। जोधपुर मंडल जो है यह सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत मंडल है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। बीकानेर जो मंडल है ये नया बना मंडल है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं।
एक नया जो मंडल बना है वो भरतपुर बना है और एक नया मंडल अजमेर और एक पाली। तो ये 9 शिक्षा मंडल है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य किस विकल्प में दिए गए हैं? ऑप्शन ए है रविवार के दिन बाजार जाएंगे, ऑप्शन बी है दूध में कौन पड़ गया, ऑप्शन सी है उसका प्राण निकल गया, ऑप्शन डी है ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन ए वाले में क्या गलती है कि रविवार के दिन दोनों नहीं आएंगे, इसमें रविवार को बाजार जाएंगे, ये इसका सही वाक्य होगा। दूध में कौन नहीं बल्कि दूध में क्या पड़ गया या क्या गिर गया। उसका प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही शब्दयुग्म का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ कौन से विकल्प में शब्दयुग्म का सही प्रयोग हुआ है? अम्बा का अर्थ जल, अम्बु का अर्थ माता, जलद का अर्थ बादल, जलद का अर्थ कमल, प्रसाद का अर्थ कृपा, प्रसाद का अर्थ महल, तुरंग का अर्थ लहर, तरंग का अर्थ घोड़ा। तो इसमें जो शुद्ध युग्म है वो है ऑप्शन सी वाला। प्रसाद का अर्थ कृपा और प्रसाद महल। अम्बा का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। जलद का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और तरंग का अर्थ होता है लहर। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, उनमें से अनुपयुक्त कौन सा है? पद्म का अर्थ है संख्या, कमल, सर्प, ये अनेकार्थक शब्द है पद्म के। विग्रह के अनेकार्थक शब्द है लड़ाई, देवता की मूर्ति, शरीर। टीका के अनेकार्थक है अभिषेक, तिलक, आलोचना। हंस के अनेकार्थक है मोर, बादल, हरिण। तो इसमें जो अनुपयुक्त है वो है ऑप्शन डी। ये मोर, बादल, हरिण जो है ये सारंग की है, हंस के हैं सूर्य, घोड़ा, जीवात्मा, मराल, सफेद, योगी, ये हंस के हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही संधि का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए, उनमें से सही संधि कौन से विकल्प में दी गई है? शिशु प्लस व्यक्य, शिशुव्यक्य, अनुधन विक्षा, अनविक्षा, महाधन औषध, महोषधम, पूर्वधन धन अहन, पूर्वाहन। तो इसमें जो शुद्ध है वो है ऑप्शन डी। पूर्वधन अहन पूर्वाहन होता है। शिशु धन इक्के, ये इक्के आएगा इसमें, इसलिए ये गलत है, इसकी जगह ये आएगा तब ये सही हो जाएगा और ये संधि हो जाएगी वर्धी स्वर संधि। अनुधन विक्षा नहीं इक्सा होता है, तो ये संधि यन हो जाती है। महाधन औषध, औषध नहीं औषधम होता तब ये सही होता, औषधम, तो औषध गलत है, तो ये वर्धी संधि हो जाती है महोषधम। और पितृधन उपदेश का हो जाता है पितृपदेश। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विकल्प में अध्यय उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अध्याय, अधीक्षक, अधिष्ठान या उपयुक्त सभी। तो अध्यय का प्रयोग किसमें किया गया है? उपयुक्त सभी में। अध्याय में अधिधन आय होता है, तो इसमें अधिकार प्रयोग किया गया है। अधीक्षक में अधिधन इक्षक होता है, तो इसमें भी अधि का प्रयोग हुआ है। अधिष्ठान में अधिधन स्थान होता है, तो इसमें भी अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अ प्रत्यय का प्रयोग नीचे निम्नलिखित शब्दों में किया गया। मनुधन अ मानव, विश्वधन अ वैश्व, पांडुधन अ पांडव, जीवधन अ जैव, शक्तिधन अ शाक्त। ई प्रत्यय का प्रयोग मरुत धन ई मारुति, दशरथ धन ई दशरथी, बल धन ई बाली, वाल्मीक धन ई वाल्मीकि। इक प्रत्यय का प्रयोग शिक्षा धन इक शैक्षिक, मर्म धन इक मार्मिक, संविधान धन इक संवैधानिक, या फिर इसको संवैधानिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ स्वीट और सूट। तो यहाँ स्वीट और सूट के जो मीनिंग है वो आपको बताना है। तो कौन से ऑप्शन में इनका प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है ए वाले ऑप्शन में। एक्शन इन ए लव कोर्ट,
मतलब इसका अर्थ है वाद स्वीट का, और शूट का अर्थ है अभियोग, इसका अर्थ है ब्रेक सब्सटेंस इन स्मोक। नॉट मूविंग स्टेशनरी का है, इसका अर्थ होता है स्थिर थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग, ये स्टेशनरी से संबंधित है, इसका अर्थ होता है पेन कॉपी। टू कंटिन्यू ये प्रोसेस से संबंधित है, इसका अर्थ होता है आगे। टू कम बिफोर या टू कम हैपन बिफोर, इसका अर्थ है प्रीसीड मतलब पहले आना। फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग का अर्थ है पेन, पेन का अर्थ है ये जिसका अर्थ होता है दर्द। ए लॉट ऑफ एफर्ट ये पेन्स का अर्थ है और इसका अर्थ है अथक प्रयास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव ए करेक्ट सफिक्स, तो कौन सा करेक्ट सफिक्स नहीं है। चाइल्ड लाइक, एलिजिबल, एग्रीकल्चर, सिंप्लीफाई, तो इसमें एलिजिबल जो है इसमें ये करेक्ट सफिक्स नहीं है। ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। आई एल इसमें जो है ये प्रीफिक्स का प्रयोग इसमें हुआ है, मतलब आई और एल। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, तो इसी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें जो लाइक है ये सफिक्स है और इसमें एल जो है ये सफिक्स है और इसमें आई एफ वाई ये सफिक्स है। 58 नंबर क्वेश्चन है दी अपोजिट ऑफ बारेन इज, इसका अपोजिट बताना है। फर्टाइल, इंक्रेज, अगली, सक्सेस, तो इसका जो अपोजिट है वो है फर्टाइल उपजाऊ। फर्टाइल का अर्थ है उपजाऊ, इंक्रेज का अर्थ है बढ़ाना, अगली का अर्थ है कुरूप, सक्सेस का अर्थ है सफल। 59 नंबर क्वेश्चन है चूज द राइट हिंदी वर्जन ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का हिंदी अर्थ क्या है, शैक्षणिक, निरंकुशता, साम्यवाद, अधिकार पत्र, तो इसका हिंदी अर्थ है निरंकुशता, ऑप्शन 20 का राइट है। शैक्षणिक एकेडमिक का अर्थ है, साम्यवाद कम्युनिज्म का अर्थ है और अधिकार पत्र चार्टर का अर्थ है, बेल का अर्थ है जमानत। द पैसिव वॉइस ऑफ, तो यहाँ पैसिव वॉइस कौन सा है वो आपको बताना है। काइंडली इश्यू मी मई टीसी, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, ये एक्टिव वॉइस है। यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी मई टीसी, बी में है लेट मई टीसी बी इश्यूड मी, यू आर फॉरबिडन टू इश्यू मई टीसी, डी है यू आर एडवाइज टू इश्यू मई टीसी, तो इसमें जो राइट है वो है ऑप्शन ए। काइंडली या प्लीज वाले वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड से बनते हैं, उसके बाद में टू लगता है और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो लेट वाले वाक्य हैं उस ऑर्डर वाले वाक्य हैं वो लेट से बनते हैं, ऑर्डर वाले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो यू आर फॉरबिडन है ये डोंट वाले वाक्य हैं, ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3, या इसको यू आर फॉरबिडन टू शुड मी विंडो, तो शट दी विंडो का ये इस प्रकार पैसिव वॉइस बनता है। यू आर एडवाइज टू इश्यू माई टीसी, ये एडवाइज वाले कैसे बनते हैं, यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी या फिर बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड, तो ये दोनों प्रकार से ये वाक्य बन जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों में सिर से पांव की ओर आने पर सबसे अंत में आने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ऊपर से नीचे की ओर हमें आना है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तो इन चारों में सबसे नीचे की ग्रंथि अग्नाशय है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये जो है अग्नाशय ये उदर की मिश्रित ग्रंथि है, अतः स्त्राव इसका अंतःस्रावी भाग जो है वो लैंगरहैंस द्वीप होता है, जिसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं स्थित होती हैं। अल्फा जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन को ग्लाइकोजन इसमें ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। बीटा में इंसुलिन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ये मधुमेह रोग से संबंधित है। जो पीयूष ग्रंथि है इसको पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये कपाल में होती है।
ये मटर के दाने के समान होती है और इसमें वृद्धि हार्मोन्स जिसको सोमेटोट्रोफिन कहते हैं, इसकी कमी से बौनापन होता है और इस हार्मोन की अधिकता से महकायता आ जाती है। वेसोप्रेसिन को एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसकी कमी से मूत्र अधिक लगता है। और जो थायराइड ग्रंथि है ये गले से संबंधित ग्रंथि है जो सबसे बड़ी होती है और ये इसका जो रंग है वो गुलाबी होता है और ये एच के समान होती है। आयोडीन युक्त अधिक सक्रियता से ये एक जो पैथोलेमिक ग्वाइटर जिसमें नेत्र गोलक जो है वो बाहर आ जाते हैं और इसकी कम सक्रियता से घेंगा रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। जड़ मानवता बंध्यता होती है, जड़ मानवता रोग जो है वो बंध्यता है। और एड्रिनल जो ग्रंथि है इसको अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं और ये किडनी के ऊपर होती है। इसमें कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग होता है और मेडुला इसका आंतरिक भाग होता है और इसमें जो हार्मोन होता है वो करो या मरो हार्मोन पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। ऑक्सीकरण या उपचयन से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? इसमें इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश में कमी हो जाती है, ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व इसमें जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन व धन विद्युत तत्व इसमें हट जाते हैं, धनावेश में इसमें कमी हो जाती है। तो इसमें से जो गलत विकल्प है वो है ऑप्शन सी। धनावेश में कमी होना ये अपचयन से संबंधित पंक्ति है। ये अपचयन में धनावेश में क्या होती है? कमी होती है और उपचयन में क्या होता है? धनावेश में वृद्धि होती है। और ये जो सभी ऑक्सीकरण या उपचयन के लिए जितने भी दे रखे हैं पॉइंट, इन सभी का जो उल्टा होगा वो अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का विपरीत अपचयन होता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन व ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन व ऋण विद्युत तत्व इसमें हट जाते हैं, हाइड्रोजन व धन विद्युत तत्व इसमें जुड़ जाते हैं। तो ये सभी अपचयन में होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है भौतिक राशि त्वरण की इकाई क्या है? तो यहाँ त्वरण की इकाई पूछी है। त्वरण ए के रूप में हम डिनोमिनेट करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल, न्यूटन सेकेंड या फिर न्यूटन। तो त्वरण की जो इकाई है वो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण जो है ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। जूल जो है ये कार्य की इकाई है। कार्य वर्क बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो ये जूल से संबंधित है। और कार्य बराबर न्यूटन गुणा मीटर, तो ये कार्य निकालने का फॉर्मूला है। और न्यूटन सेकेंड जो है ये आवेग का मात्रक है। इसमें बल F गुणा समयांतराल T, तो इन दोनों को बल और समयांतराल का गुणनफल ही आवेग होता है जिसकी इकाई न्यूटन सेकेंड है। न्यूटन जो है ये बल की इकाई है और बल का जो सूत्र है फॉर्मूला है वो है द्रव्यमान m गुणा त्वरण a, तो ये बल से संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत मेल कौन सा है? इसमें पर्यावरणीय संस्थान और कार्यालय यहाँ दिए गए, उनमें से गलत कौन सा है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र गुजरात में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान नागपुर में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सी। भारतीय वन्यजीव संस्थान नागपुर में नहीं बल्कि देहरादून में स्थित है। और नागपुर में क्या स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जो है ये नागपुर में स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा नहीं है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन होते हैं। जीवों के आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। ग्रहों की गति का नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन ए। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, एक नहीं बल्कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं। युग्म विकल्पी एलील जो है ये लंबा
लंबे जो पौधे हैं वो बड़े टी के रूप में और बौने पौधे जो हैं वो छोटे टी के रूप में दिखाए जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित। CEGI ये RTVX के रूप में लिखा गया है और IKMO जो है वो इनमें से किसके रूप में लिखा जाएगा? DLF, DFHI, LNPR, JKLP, MNPQ। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। इसमें क्या होता है, सी जो है ये तीसरे नंबर का है, ABC। तो ऐसे लास्ट में Z से तीसरे नंबर का कौन सा होगा? XYZ। तो अक्स होता है तो इसमें अक्स यहाँ आ गया, तो C का उल्टा अक्स यहाँ आ गया। और E पांचवा है तो ऐसे Z में पांचवा लास्ट का V होता है तो E का V हो गया। और G का उल्टा T हो जाता है, I का उल्टा R हो जाता है। इसी प्रकार इसमें IKMO का उल्टा करते हैं। I का उल्टा होता है R, I का उल्टा R होता है तो R सबसे अंत में ले आए। फिर K का उल्टा P होता है तो K का उल्टा P, M का उल्टा N और O का उल्टा L। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट है। 67 नंबर क्वेश्चन है A खालिस्तान, BBC खालिस्तान, AAB खालिस्तान, CCA खालिस्तान, BBCC। तो इसको हमें पूरा करना है। तो ये श्रृंखला किस प्रकार बनेगी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इन चारों में से, इस चारों में से C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये श्रृंखला बन जाएगी AABBCC, AABBC। तो इस आधार पर यहाँ AA करने के लिए AA आएगा, यहाँ C आएगा तभी CC होगा, यहाँ B आएगा तभी BB होगा और यहाँ A आएगा तभी AA होगा। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो एक आदमी, ये आदमी है, इसकी ओर एक महिला इशारा कर रही है कि इस आदमी की माँ जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। बेटी की बेटी होना मतलब इसमें नाते का संबंध वो बता रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्योंकि वो इकलौती बेटी की बेटी है। आदमी की माँ महिला की बेटी और आदमी की नानी हुई। क्वेश्चन नंबर 69 में 3 बॉक्स दे रखे हैं और उनमें नंबर दे रखे हैं। इसमें 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा वो पूछा गया। तो ऐसे 3 बॉक्स दिए जाएं तब उनमें से ऐसे 2 बॉक्स हमें छांटने हैं जिनमें एक जैसी संख्या जाए। तो यहाँ 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसको तो हम इसलिए नहीं छांट सकते क्योंकि 4 का ही विपरीत अंक पूछा है। अगर और किसी का विपरीत अंक पूछता तब हम इन दोनों को छांट लेते। अब हमें 2 और तीसरे नंबर बॉक्स को छांटना है। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 1। तो 1, 4, 2 ये संख्याएं हैं। तो हमें इसको घड़ी की दिशा में इनको इसमें चलना पड़ता है। तीसरे बॉक्स में 1, 6 और 5। तो इसमें जो विपरीत है वो यहाँ आ गया। 2 का विपरीत हो गया 5, 4 का विपरीत हो गया 6 जो इसका राइट आंसर है। और 1 का विपरीत जो संख्या यहाँ नहीं दी गई है मतलब 3, तो 1 का विपरीत हो गया 3। तो इस प्रकार ये यहाँ विपरीत हो गए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है एक 8 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है? 16, 32, 64, 4। तो इसको 32 में विभाजित किया जा सकता है। तो ये किस प्रकार हल होगा ये सवाल? n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा और वो n3 के बराबर होता है n³ के बराबर। बड़े घन की भुजा 8 है, छोटे घन की भुजा 2 है। इसको हम काटेंगे, भाग देंगे तो 4 आएगा। फिर 4 जो है वो n क्या है? भुजा जो है वो 4 है। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ये 64 होता है जो इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, उसमें गलत कथन कौन सा है। किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो जैसे 1, 2, 3 ऐसे अंक हैं 4, तो अगर उनको जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग चला जाता है तो वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 1, 2, 3 और 3, 6, 4, 10, तो ये 10 है, इसमें 3 का भाग नहीं जाता। और इसमें 5 और जोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 15 हो गई, तो ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। किसी संख्या के इकाई व दहाई अंक में 4 का भाग चला जाए तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इकाई अंक 5, दहाई अंक 4, तो इसमें इन दोनों में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाती है, चाहे पीछे कोई से भी नंबर दे रखे हो। मगर यहाँ 4 और 5 है, अगर यहाँ 4 4 होता तब ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाती। कोई संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। कोई ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वो दोनों ही संख्याएं जो है वो 6 से भी विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि 3 गुणा 2 ये 6 होता है, तो ये 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। कोई एक ही संख्या के 6 गुणज मतलब 6, 12, 18, 24 ऐसे हो तो वह 8 से विभाजित होती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यही गलत है। 6 के गुणज वाली जो संख्या है वो 7 से विभाजित होती है, ना कि 8 से। 8 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है, अंतिम जो 3 संख्या हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये तीनों जो संख्या है ये 8 से विभाजित होनी चाहिए, ये 8 का नियम है। 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा, 36, 34, 38, 4, तो इसका मान होगा 34। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कैसे निकालते हैं, इसको x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें x जो है x 6 है तो x स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ 36, तो 36 में से -2 कम करेंगे तो ये 34 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर हो गया, x बराबर ये दे रखा है 6, तो ये 34 का राइट आंसर हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, इस घन से अधिकतम त्रिज्या और अधिकतम ऊंचाई का शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन 441 सेमी हो जाएगा, या 441 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 55.64 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 2425.50 सेमी क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। शंकु का आयतन निकालने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर जो है वो दे रखी है 21/2, क्योंकि ये पूरी व्यास दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या बनाएंगे तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 10.5 आ गया। ऊंचाई एच दे रखी है 21 सेमी, और 1/3 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना है 10.5, तो इसको 105/10 लिख सकते हैं। 105/10 2 बार आ गया, फिर एच है 21/1 इसको बना लिया। फिर इसको हम काटेंगे तो 11,025 गुणा 22/100 हमें प्राप्त होगा। फिर हम 11,025 को 22 से गुणा करेंगे तो 2,42,550 हमें प्राप्त होता है। इसमें 100 का भाग देंगे तो जितने जीरो उतने संख्या बाद में दशमलव लगा देते हैं, तो 0 और 5 2 संख्या बाद में दशमलव लग जाएगा, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आवर्ती का बंटन का माध्य 55.60 है तथा माध्य का जो है वो 52.40 हो तो बहुलक का मान क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको माइनस किया जाता है। पहले वाले को 3 से गुणा करेंगे और इसको 2 से, फिर
इनमें से माइनस किया जाएगा और माइनस करने पर कौन सी संख्या आती है, वो आती है 46। तो बहुलक निकालने का सूत्र z बराबर 3m मतलब माध्य माइनस 2x मतलब माध्यिका। तो ये इसका फॉर्मूला है। और अंतिम क्वेश्चन है अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो इसमें अर्धगोले का आयतन जो है वो ज्ञात करने का सूत्र है 2/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच जो है ये बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। 4/3 पाई आर क्यूब जो है ये गोले के आयतन का सूत्र है। और भुजा क्यूब जो है ये घन के आयतन का सूत्र है।